तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ को रब करके आँखों के ऊपर ऊर्जा लगानी है और फिर धीरे 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 आंखें खोलनी है। ओम। थैंक यू सो मच। तो अपने सत्र का आरंभ करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं जी। सबको स्लाइड नजर आ रही है? जी मैम। आवाज ठीक से आ रही है मेरी? हाँ जी। तो हम लोग पहले की क्लासेस में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। मैक्रो कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्रो हमारे कौन कौन से थे? एनीवन? विटामिन मिनरल्स। मैक्रो मैक्रो जो हमें ज्यादा प्रमाण में लगते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। नहीं, देखो जल जो चीज है उसके बारे में समझना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन से हैं? मुख्य वाले बताओ बस। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। हाँ, तो बस उतना ही बोलना है, ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं, ठीक है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जिनकी कम मात्रा होती है, वो हमें चाहिए, बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी होते हैं वो भी। हालांकि चाहे वो थोड़ी सी मात्रा में ही होते हैं, उनकी प्रेजेंस हमारी बॉडी में अनिवार्य है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी का जो है फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। और बहुत ही माइन्यूट जो है क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में वो उपलब्ध रहने चाहिए। काफी सारे हमारे शरीर के कार्य में उनकी जो है जरूरत पड़ती है। तो वो हमारे कौन कौन से हैं? विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। तो विटामिन्स बेसिकली क्या है? वो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, वो पोषक तत्व है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। तो हम उनको दो श्रेणी में हम कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे शरीर में ना एंजाइम्स को हेल्प करते हैं कि वो डाइजेशन में मदद करे। एंजाइम्स हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। तो काफी सारे एंजाइम्स जो होते हैं ना, उनमें हमारे विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी अगर ठीक से मात्रा नहीं होगी विटामिन्स की, तो हम जो है बीमार पड़ सकते हैं। कुछ बीमारियां हो सकती हैं अलग अलग विटामिन की कमी की वजह से। तो दो श्रेणी में हम इनको समझ के चलते हैं। एक होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और एक पानी में घुलनशील होते हैं। तो हम इनको फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में डिवाइड करके चलते हैं। तो जो हमारे फैट सॉल्युबल है, मतलब जिनको एब्जॉर्ब होने के लिए या जिनको घुलने के लिए, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है, वो फैट में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। तो वो कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो ए, डी, ई, के। और हमारे जो वाटर सॉल्युबल है, जो पानी में घुलनशील हो जाते हैं, वो है हमारे विटामिन बी, जो कि बी भी बहुत सारे हमारे होते हैं, B1, B2, B6, B12 जो सुनते ही हो वो। तो इसलिए इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और विटामिन सी, ठीक है? तो ये हमारे दो तरह के हैं। ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। है सिंपल, और इसको याद करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसा सोचो, F80 फैट में छोटी स्पेलिंग है तो इसमें ज्यादा विटामिन हैं, 4 है। वाटर की स्पेलिंग ज्यादा है तो उसके अंदर विटामिन सिर्फ 2 ही हैं, बी और सी,
ठीक है, कुछ भी तुक्का समझ लो, कोई उसमें नहीं है। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ए, डी, ई और के है, जिनको प्रेजेंस के लिए हमारे शरीर में वो मतलब उनके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें फैट जरूरी होता है, वो फैट में ही घुलनशील होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर फिर जहां पर जरूरत होती है वहां पे स्टोर हो जाते हैं। और यूजुअली कहाँ पर होते हैं हमारे, जैसे कि फैट के उसमें, ठीक है। तो और हमारी बॉडी पे जब जरूरत होती है वहां से रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी को अलग अलग फंक्शनिंग में रोल करते हैं। और वाटर सोल्यूबल बी और सी है हमारे लिए, और पानी में घुलनशील है तो ये थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में जो होते हैं कंपैरेटिवली टू फैट सोल्यूबल, क्योंकि पानी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है, तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। तो पानी में घुलनशील होने की वजह से ये हमारे यूरिन से बाहर भी, पेशाब के रास्ते बाहर भी निकल जाते हैं। ज्यादा समय तक ये हमारे शरीर के अंदर रुकते नहीं हैं, लेकिन इनकी भी हमारे उचित मात्रा बनी रहनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का नाम भी है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। कोई बता सकते हैं विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, यस, रेटिनॉल है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है रेटिनॉल, ये स्पेलिंग आप दे सकते हो। तो विटामिन ए जो है बेसिकली ये वसा में, मतलब फैट में, ऑयल में, वैक्स में, इसमें ये सॉल्युबल होता है, इसमें घुल जाता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी बॉडी के इम्यूनिटी में इसका रोल होता है, बॉडी को स्ट्रांग रखने में रोल होता है। और बेसिकली जो है हमारे शरीर में कहाँ पर ये इसकी जो स्किन के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए इसकी जरूरत वहां पड़ती है। तो इम्यूनिटी में बेसिकली हमारा रोल करता है। जो हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारी कौन सी होती है? स्किन होती है। स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ये वहां पर इसका काम होता है कि उसको मेंटेन करके रखना। तो ये जो है बीटा कैरोटीन जो है, ये बेसिकली जो हमारे प्लांट फूड में होता है, वो रेटिनॉल से पहले हम इसको मान के चलते हैं कि वो उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, जो कि हमारे विटामिन ए में हेल्प करती है। तो ये हमारे शरीर में फिर जो बीटा कैरोटीन है, जो विटामिन ए को हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन के लिए उसको कन्वर्ट कर देता है। तो अगर 8 बीटा कैरोटीन होते हैं तो वो सिर्फ एक हमारा विटामिन ए बनाते हैं। इस तरह का रेशो इसका होता है, तो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो इसके जो सोर्सेस क्या है, कहाँ से मिलता है ये हमें जो मिलता है एनिमल फैट्स में से भी। एनिमल और प्लांट सोर्सेस दोनों होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट सोर्सेज होते हैं, इसके हिसाब से मैं बताती हूँ, गुड सोर्सेज ऑफ रेटिनॉल और विटामिन ए आर द बटर, मिल्क, घी, कर्ड एंड एग्स। तो आप ऐसा सोचो, क्योंकि फैट सोल्यूबल है तो ये फैट वाली चीजों में घुलने के लिए इसको ये सब तो है, इसके रिच सोर्सेज हैं। क्या है? बटर, मिल्क, घी, कर्ड, एग्स, फिश एंड फिश लिवर ऑयल। और जो हमने बीटा कैरोटीन की बात करी थी वो हमारे प्लांट सोर्स से ही हमें मिलता है। तो अगर कोई नॉन वेज नहीं लेता है, ये सोर्सेज नहीं लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में विटामिन ए नहीं होगा। तो प्लांट सोर्सेज जो कैरोटीन को जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जो मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि मूली के पत्ते, बथुआ, पालक, मेथी, इन सब में होता ही है। येलो और रेड वेजिटेबल्स में भी होता है। तो गाजर है ना, सब वो सोर्सेस गाजर को मुख्यतः रूप से जानते हैं कि गाजर खाओ, आंखों के लिए अच्छी है, विटामिन ए, क्योंकि आईज के उसमें बहुत रोल होता है। तो गाजर है, टमाटर है, पंपकिन क्या होता है? कद्दू होता है। और फलों में भी, जो कि पपाया है, मैंगो, येलो, यहाँ पर येलो वाले जो है उनकी उसकी बात होती है। और कुछ कैरोटीन हमारे मिल्क, एग और बटर में भी रहता है, रेटिनॉल के साथ साथ। रेटिनॉल यूजुअली इसी में हमारा यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, और कैरोटीन हमारा इस फॉर्म में होता है। तो कैरोटीन, 8 कैरोटीन मिलके हमारा एक रेटिनॉल को बनाते हैं। काम क्या है? तो आंखों के लिए अच्छा होता है, सभी को पता है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, तो हमारे लिए अंधेरे में देखने की क्षमता को ये हमें मदद करता है, ठीक है। तो अंधेरे में अगर ये जो अगर डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है जिनको विटामिन ए की, तो वो अंधेरे में प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, डिम लाइट में,
ठीक है, तो उनको कौन सी बीमारी होती है, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी, है ना। एक थोड़ा सा हंसी मजाक में बात करते हैं, एक पिक्चर भी थी ना, कादर खान को रात को दिखाई नहीं देता है ना, कहता रे रात हो गई, उसको एक थी शायद कोई कॉमेडी, बोल हाँ, तो वो रात को नहीं उसे दिखाई देता है, तो सॉर्ट ऑफ दैट इज द केस ऑफ ए नाइट ब्लाइंडनेस। उनको कम रोशनी में, मतलब दिन में नहीं, रात के मुकाबले जहाँ पे कम हो, क्योंकि उनके जो हमारे आंखों में हमारे रॉड और कॉर्न सेल्स होते हैं, तो हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं वहां पे उनकी फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन ए चाहिए। तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, वो आईज के सेल्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो देखने में उन दिक्कत होती है। दूसरा इम्यूनिटी, अभी हमने बात करी थी, मैंने बताया था स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्थ, उनके हेल्थ के मेंटेन करने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो वहां पर दिक्कत आएगी। तो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग कहाँ कहाँ रहती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, है ना, ये सारा हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो वहां पर भी ये हमारे इम्यूनिटी को भी मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी है। जो बच्चा जब पेट में होता है तब भी वहां पे इसकी जो है जरूरत पड़ती है। मदर के वूम में रेटिनॉल जो है बच्चे के फीटस डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ये मेंटेनिंग नॉर्मल विजन की बात हो रही है कि उसको हमारे, मैंने अभी बताया था ना कि दो सेल्स होते हैं, रॉड एंड कॉन्स होते हैं। तो रॉड एंड कॉन्स का क्या करते हैं, हमारे कलर को देखने में, और हमारे को रॉड्स जो होते हैं अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, और कॉन्स हमें कलर्स को देखने में, या जो रोशनी वाले उसमें मदद करते हैं। दोनों का इस तरह से हमें मदद करते हैं देखने में। तो रॉड्स का एक पिगमेंट जो बनता है रोडोप्सिन से बनते हैं। तो वो किससे बनता है रोडोप्सिन, एक तरह का प्रोटीन होगी, और ए हमारा विटामिन ए से। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे रॉड सेल्स के अंदर वो पिगमेंट नहीं बनेगा, तो हमें जो कि दिक्कत आएगी देखने में, स्पेशली अंधेरे में। तो इस तरह से हमारा जो है विटामिन ए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमें देखने में मदद करता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है हमारे आईज, देखिए ये आईज की पिक्चर दिखाई है, और ये रेटिना होता है पीछे की तरफ, ये हमारा रेटिना है। रेटिना में इन्होंने दिखाए हैं सेल्स होते हैं, रॉड और कॉन्स, ठीक है। रॉड और कॉन्स, रॉड सेल्स हमारे अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, और कॉन सेल्स ब्राइट लाइट में या कलर्स को भी, कलर्स अलग अलग देखने में। तो ये है, तो इनकी फॉर्मेशन में रोडोप्सिन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे किससे बनता है, विटामिन ए से और हमारे प्रोटीन से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। या प्रोटीन प्लस विटामिन ए क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन। तो हमारा नॉर्मल हमें देखने में भी बहुत जरूरी होती है। दूसरा हमारे जो बोन सेल्स के जो है उसको भी डिफरेंशिएट करने में, मैच्योर सेल्स में भी ये मदद करता है हमारा विटामिन ए। तो जो हमारे मैच्योर बोन सेल्स होते हैं और जो मैच्योर सेल्स में भी, वहां पर भी उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर भी इसकी, ताकि पता चले किस तरह का डिफरेंशिएशन उनका होता है, और रिप्रोडक्शन में भी इनका हमारे हेल्प करते हैं। क्योंकि अभी वूम में भी बताया था कि वहां पे फीटस डेवलपमेंट के लिए होते हैं। अगर इसकी कमी होती है तो कई बार प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। तो उसका जो है मात्रा जो है हमारे शरीर में बनी रहनी चाहिए। तो मात्रा इसकी जो बहुत IU में हम इसको बहुत ही कम उसमें मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा इसकी डोज नहीं होती है, कम में ही होती है। तो इसकी अगर कमी होती है तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हमारे को जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में, अभी जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात थी ना, तो उनको आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जैसे कि जो उनका कंजंक्टिवा होता है वहां पे बाइट और स्पॉट्स, तो उनमें ना थोड़े ट्रायंगल टाइप के उनके आंखों के अंदर दिखाई देते हैं। कॉर्नियल, जो कॉर्निया होता है वहां पे जख्म हो जाते हैं, तो आंखों की इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। केराटोमैलेशिया में वहां पर भी जो है इसका कमी हो जाती है केराटिन के उससे, तो हमारी आंखों के जो है वहां पर जख्म होने शुरू हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो प्रॉब्लम होती है, और ये ना ठीक नहीं होते, तो उनको कई बार
आंखों बिल्कुल खराबी हो जाती है। तो ये हमारे होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। और ये हमारे अभी बोन के लिए बताया था, तो बोन मतलब जो इमेच्योर सेल्स है उनकी डिफरेंशिएट करता है ताकि वो उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो ये हमारी स्केलेटल ग्रोथ को भी हमारे को डेवलपमेंट करते हैं कि भाई जान के फीटस की डेवलपमेंट में भी हमारे मदद करते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो हाँ, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, प्रीटर्म डिलीवरी भी होने के चांसेस हो जाते हैं। और मेल्स में भी ये क्या करते हैं, स्टेरिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो अगर इसकी कमी नहीं होगी तो इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो जर्मिनल एपिथेलियम वहां पर जो हमारी लेयर जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, अगर वो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती जिस एरिया के उससे, तो वहां पर इनके जो स्पर्म्स जो है वो डेवलप नहीं होते हैं, इम्यूनिटी मेंटेन नहीं रहती है, तो वहां पर भी इस तरह के जो है प्रॉब्लम इनको हो जाती है। तो बेसिकली आंखों के लिए तो हम इसको जरूरी मान के चलते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस है, कंजंक्टिवाइटिस है, आंखों में जो हमारे बाइटॉट स्पॉट वगैरह जो हमने बात करे हैं, है ना, और हमारी ग्रोथ के लिए भी, बच्चे की जैसे ग्रोथ के लिए, तो ये हमारे विटामिन ए के जो है उसकी डेफिशिएंसी और उसके फंक्शंस हैं। अब विटामिन ए की जो है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, है ना, वो भी एक इसकी रेशो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसमें से क्या प्रॉब्लम होनी हो जाती है, सर दर्द हो जाएगा, चक्कर आएंगे, उल्टी का मन होगा, बाल झड़ सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो सूखी सी हो जाएगी, आपकी बोन्स का जो डेवलपमेंट हो रहा था ना वापस उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएंगी, तो वो भी फिर से खोखली वो हो सकती हैं। और बच्चों में क्या है, आपकी स्किन जो होगी प्रॉपर नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा ड्राई सी, जैसे सूखी सूखी सी, इन्फेक्शन वहां पे ज्यादा हो जाएगा, बच्चा कमजोर होगा, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, इरिटेशन रहेगा, हड्डियों में कमजोर रहेगा। तो जो उनकी डोज जो बताई गई है कि 30 दिन में जो है डोज ज्यादा ना जाए, 8,000 आरई पर डे के हिसाब से, ठीक है, तो ये उनकी रिकमेंडेड डोज है। तो आरडीए जो एक होता है, मतलब डेली आपको कितना खाना है, पीना है, कितनी डोज जो अलाउड होती है, तो आरडीए की फॉर्म में हम रिकमेंडेड है डेली अलाउंस। हर न्यूट्रिएंट्स का इसमें रहता है कि आपको डेली एनर्जी मेंटेन करनी है या बॉडी को ग्रोथ मेंटेन करनी है, तो कितनी आपकी बॉडी में ग्रोथ होनी चाहिए, डोज होनी चाहिए। हेलो, मैं एक मिनट करूं, क्लास ले रही थी। तो कितनी डोज डेली लेनी है, तो ये हमें एक रिकमेंडेशन है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली एक डाटा तैयार करा हुआ है कि हमारे बॉडी में इतना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसके हिसाब से हमारे को जो बीटा कैरोटीन का जो है, जो एक एडल्ट में चाहिए, वो है 4,800 माइक्रोग्राम में, ठीक है, माइक्रोग्राम में हमारे यूनिट्स होते हैं, बहुत ही मतलब ये जो हमारे इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, और मिलीग्राम से भी कम होता है माइक्रोग्राम। तो ये माइक्रोग्राम हमें बीटा कैरोटीन चाहिए, मतलब बहुत कम डोजेस की होती है। और प्रेगनेंसी में थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, तो थोड़ा सा हमारा वहां पे ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट 6,400 माइक्रोग्राम है। ये सोचो, ग्राम भी नहीं है, माइक्रोग्राम है। और ड्यूरिंग लैक्टेशन, अगर जब बच्चा जो है दूध पीता है, तो 7,600 माइक्रोग्राम, क्योंकि वहां पर उसकी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए होता है। तो बच्चों को विटामिन ए का एक ना डोज दिया जाता है। और बच्चे जो होते हैं छोटे, 1 से 6 साल तक के, उनका जो है लगभग, और उसके बाद 7 से 9 के भी, उनको जो कंजप्शन, जो आप इम्यूनाइजेशन टेबल आप देखते हो ना, बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए जाते हो, तो वहां पे जो उनको डोज दी जाती है वो 3200 माइक्रोग्राम से लेके 4800 माइक्रोग्राम का एक दिन के हिसाब से जो है उनको डोज दिया जाता है। तो वो कैलकुलेटेड जो है डोजेज आती हैं, जिससे कि बच्चे के शरीर में कमी ना रहे। ओके, अब अगला है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है अगला। तो विटामिन डी भी हमारा फैट सॉल्युबल में आता है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। क्यों? क्योंकि ये जब हमारी स्किन एक्सपोज करती है सूरज में, ये वहीं से ही मिलता है। ठीक है, तो सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स, यही हमारा असली सोर्स है। तो आप जितना भी सूरज में से जो लोग छुपे रहते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं उठना ऑफिस में, जैसे उनका नाइट शिफ्ट रहता है, तो उनको मिल पाएगा क्या, बताइए, सनशाइन विटामिन? नो मैम। नो मैम। इसको सबसे पहले जो थे सर एडवर्ड मेलनबी ने 1918 में उन्होंने डिस्कवर किया था कि इसके अंदर एक मिनट, कि उन्होंने खोज करी थी कि विटामिन ए डी के अंदर उसकी खूबी है कि वो एक रिकेट्स बीमारी होती है, जो कि हड्डियों की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, कि विटामिन डी के अंदर खूबी है कि वो हमारी बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। तो विटामिन डी जो है हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक D3 है यहाँ पे और एक D2। तो विटामिन D3 जिसको हम कोलीकैल्सिफेरॉल, जो कि एनिमल्स में ही हम अपने खाने में एनिमल ओरिजिन द्वारा जो एनिमल सोर्स से मिलता है। आपने देखा होगा कई बार आपको अगर कैल्शियम की कमी होती है तो पाउचेस दे देते हैं, है ना, आपको डोज बताते हैं, इसको दूध में मिला के ले लेना, है ना, और 2-3 महीने के लिए बोलते हैं। बहुत ज्यादा डोज नहीं दी जाती है उसकी, एनिमल सोर्सेज है क्योंकि, तो वो हमारा है विटामिन D3। ठीक है, और दूसरा है हमारा विटामिन D2 जो कि है एर्गो कैल्सिफेरॉल, जो कि प्लांट से मिलता है। तो लेकिन ये तो हम वैसे सोर्सेज तो लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स हमारा है जो है सनलाइट है। कोशिश करिए कि नेचुरल सोर्सेज के आप उनको लेते रहे ताकि हमारी मेंटेन रहे हेल्थ, और वो हमारी बॉडी को अच्छे से एब्जॉर्ब भी करने के हिसाब से रहते हैं। तो साइंटिफिक एविडेंसेस जो दिखा रहे हैं ना कि हम अपने हाथ और पैर को अगर एक्सपोज करते हैं, फेस को भी 15 मिनट अगर दिन में, और एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है, डेली अगर 15 मिनट के लिए आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही वो करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है पूरी मात्रा में विटामिन डी जो है वो रहेगा। तो विटामिन डी को भी एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे जो है जरूरत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आपके, लेकिन उसके लिए आपके जो है स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्किन से ही एब्जॉर्ब करता है। तो उसके कुछ जो प्रिकर्सर्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो हमारे विटामिन डी को चेंज करते हैं, वो ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे। तो क्या होते हैं, वो होता है फैट। फैट हमारी स्किन में किस रूप में यहाँ पर रहता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल की। तो उसी की वजह से हमारी स्किन जो है उसको हमारी बॉडी के यूटिलाइजेशन में कर देती है, कि बहुत कम मात्रा में, क्योंकि हमें खाने से मिलता है, यहाँ से हमारा बहुत अच्छा जो है उसको डोज मिल जाती है। तो विटामिन डी यूजुअली हमें सन से ही मिल जाता है, और खाने पीने में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, तो इसलिए हमें वो सोर्सेज बहुत एक्स्ट्रा वो लेने पड़ते हैं। तो और गुड सोर्सेज क्या है, मैरीन फिशेस, जो समुद्र की मछलियां होती हैं उसमें होते हैं, और एग योग, बटर मिल्क, इसमें ये बहुत पुअर सोर्सेज होते हैं, इसमें नहीं होता है। और कॉड लिवर ऑयल, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल क्या होता है, ये फिश कॉड लिवर ऑयल ही होता है, तो फिश ही हो गई हमारी, मैरीन फिश ही हो गई, तो वहां पर हमारे को इसकी अच्छा सोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 100 ग्राम में लगभग हमें कितना माइक्रोग्राम मिल गया, 1 2 3 4 5, 1 लाख जो इंटरनेशनल यूनिट है, तो ये हमें वहां पर मिल जाते हैं। इंटरनेशनल यूनिट जो हमारे होते हैं मिलीग्राम के, उसमें यहाँ पे माइक्रोग्राम की हम बात करेंगे, 1 लाख माइक्रोग्राम हमें 100 ग्राम में मिल जाते हैं। तो ये हमारा सबसे जो है सोर्स अच्छा है। तो कॉड लिवर ऑयल के भी इसलिए कई बार हम जिनको डेफिशिएंसी होती है लेने के लिए बोल देते हैं। तो विटामिन डी हमारी, मैंने बताया था, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एंटी रैकेटिक इसकी प्रॉपर्टीज थी, और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग हेल्दी बना के तो रखता ही है। और साथ में जो हमारे कैल्शियम, क्योंकि बोन्स बनती है हमारी कैल्शियम से और फास्फोरस से, तो
वो हमारे उसमें अच्छे से डिपॉजिट होती हैं और हार्ड बनाते हैं हमारी बोन्स को। विटामिन डी की और कैल्शियम की मदद से ही हमारी जो है हार्डनेस मेंटेन रहती है, मिनरल्स है उधर मेंटेन रहते हैं। अगर नहीं विटामिन डी की प्रेजेंस होगी तो वो हमारे हड्डियां हमारी खोखली रहेंगी, वो इतने एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। तो विटामिन डी क्या करता है, मिनरलाइजेशन करता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता भी है, ठीक है ना। एंड उनका डिपोजिशन भी करता है, एब्जॉर्ब करने में और उनको वहीं पर स्टोर करने में, डिपॉजिट करने में जो है विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। अगर कमी होगी तो क्या होगी, हमें बीमारी होती है, कौन सी, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बीमारी क्या होती है, रिकेट्स बीमारी बच्चों में होती है, बोन की प्रॉब्लम। रिकेट्स बच्चों की बोन की प्रॉब्लम होती है, तो छोटे बच्चे होते हैं, यूजुअली 1 या 3 साल के होते हैं, उसमें ये देखी जाती है। आपने देखा होगा अगर उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो ना उनकी पैर टेढ़ी हो जाते हैं, या उनकी जो चेस्ट जो रिब्स होती है ना वो पिजिन चेस्ट करके हो जाती है, थोड़ी सी उठी हुई सी होती है, सांस लेने में फिर उनको दिक्कत भी होती है। तो वो रिकेट्स यूजुअली ऐसे होते हैं, उनके रिब्स में प्रॉब्लम होती है। और रिब्स में प्रॉब्लम, एक मिनट, रिब्स में प्रॉब्लम आती है और उनकी पैर की भी ना जो होती है टेढ़ी सी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे जो है प्यूबर्टल स्टेज में, मतलब वही छोटे बच्चों में भी इसका काफी देखा जाता है, प्यूबर्टी स्टेज से पहले के उसमें भी। तो अपनी विटामिन डी, कैल्शियम, ये हमारा मेंटेन रहना चाहिए। और थोड़ा सा बड़े जो लोग होते हैं तो उनमें हमारी जो प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस की होती है, जो कि ऑस्टियोमलेशिया से ही हमारी उसकी मतलब हमारे बोन्स के अंदर डेफिशिएंसी जो हो जाती है कैल्शियम और फास्फोरस की, ये उसको भी करती है। तो बड़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत ही कॉमनली प्रॉब्लम होती है, जो कि ऑस्टियोमलेशिया के साथ होती है। बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस होता है, खोखली हमारी बोन्स हो जाती है। इंडिया में बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पर सन जो कुछ ऐसे कल्चर है, जैसे फीमेल्स को यूजुअली पर्दा सिस्टम में ही रखा जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था, तो उसकी वजह से जो होता है कि फीमेल्स को प्रॉब्लम रहती है और फिर आगे जो बच्चे जो भी होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। और क्राउडेड बहुत है, धूप अच्छे से पहुंच भी नहीं जाती है कई जगह पर ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हमारे को जो एज के हिसाब से डिजीज अलग हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं रिकेट्स होती है, मिडिल एज ग्रुप में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, और ओल्ड एज में जाते जाते वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे बोन के सेल्स जो होते हैं ना, ऑस्टियोपोरोसिस में यूजुअली नए सेल्स इतने बन नहीं रहे होते हैं जितने कि हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और जो वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस थिंग कि भाई वो बॉडी के अंदर इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, इतनी उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है। ज्यादा मात्रा भी ठीक नहीं है, ज्यादा मात्रा से क्या होता है, एटलीस्ट जो होता है कितनी इनटेक होनी चाहिए, 100 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। तो विटामिन डी की इतना है, अगर 100 माइक्रोग्राम जो है ये भी आपके ज्यादा बच्चों के हिसाब से है। अगर ज्यादा डोज हम कर देंगे तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। तो हाइपर कैल्सीमिया होने से भी क्या होगा, अगर हमारी कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो ऐंठन भी होनी शुरू हो जाती है, उसमें भी हमारे अकड़ापन बहुत उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और एडल्ट्स में जो हमारी हायर अमाउंट्स जो होता है 25,000 से लेके 60,000 तक का जो अगर ले लेते हैं लगातार, है ना, तो उसमें भी उनको भी हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, वजन कम होता चला जाएगा। तो कैल्शियम ज्यादा जब जमना शुरू हो जाएगा तो और उनको फिर सरवाइव करने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो हाइपर वाइटामिनोसिस भी इसमें प्रॉब्लम हम कहते हैं कि अगर उसका कंसंट्रेशन जो है लगभग एक जो डोज हमारी तय करी हुई है कि 700 या 1600 से भी जो है नैनो मॉलिक्यूल पर लीटर के हिसाब से अगर ज्यादा चली जाती है तो हाइपर वाइटामिनोसिस होती है। तो ये टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे जो है
एपेटाइट का लॉस हो जाना, नॉजिया, ये सब इसमें होते हैं। और अगर लेकिन ये है कि अगर हम जो ओरल मेडिकेशन लेते हैं और सनलाइट से कभी भी हमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है, हमारी बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करती है, दैट इज अ नेचुरल सोर्स। और ये वाले सारे जो सोर्सेज हैं ये हम आर्टिफिशियल, मतलब जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं या जो भी सोर्सेज वगैरह से लेते हैं ना, जो ओरल मेडिकेशन, इनसे हमारा सप्लीमेंट से होता है। और नेचुरल सोर्सेज से हमें कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसका रिकमेंडेड डोज हमारा कितना है, हम 15 मिनट डेली का हम बोलते हैं, कम से कम हफ्ते में 3 बारी, दैट इज अ नेचुरल जो हमारी डोज है उसके अकॉर्डिंग ही है। विटामिन ई की बात करते हैं हम। विटामिन ई जो है ये भी हमारा 3rd नंबर का कौन सा है, ये हमारा फैट विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। और विटामिन ई का जो है बेसिकली हमारे सभी खाने पीने की उसमें मिल जाता है, और ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये हमारे इसके अगर कमी होती है तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है। तो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये हमारे को कैरिंग आउट रिप्रोडक्टिव स्टडीज विद रैट्स, ये खैर स्टडीज करी होंगी, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बेटर है। इसका दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इज द अदर नेम ऑफ द विटामिन ई, और ये हमें मिलता है फैट्स और ऑयल्स जो हमारे वेजिटेबल ओरिजिन होते हैं, जो भी हमारे वहां से हमें जो तेल जो मिलता है ना हमारे नट से, ऑयल्स वगैरह से, इसमें ये हमें उसका विटामिन ई का सोर्स है। और 50 से 100 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट वहां से इसका हमें मिलता है। तो जैसे कोकोनट ऑयल में कितना होता है, अगर 100 ग्राम कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर 50 से 100 मिलीग्राम, अगर 100 ग्राम या हमारा तेल तो एक्चुअली उसमें हम कहेंगे ना लीटर में, 100 लीटर में हमारा कितना होता है, 8 मिलीग्राम, बस इतना ही प्रेजेंट होता है। व्हीट जर्म ऑयल, उसमें हमारा जो है वो होता है सबसे ज्यादा कितना, 260 मिलीग्राम, और सबसे ज्यादा उसी में ही होता है व्हीट जर्म ऑयल में। तो हमारे बाकी जो वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, ऑयल सीड्स जो होते हैं ना, जितने भी हमारे जो बादाम रोगन है, ये सब तेल जो है, पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल है ना, ये सारे जो भी हमारे पेड़ पौधों के जो हमारे बीज होते हैं जिनसे भी जो हमारा तेल निकलता है, तो ये सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। और भी हमारे थोड़े बहुत जो प्रेजेंट होते हैं ओट्स में, बार्ले में, है ना, राइस ब्रान ऑयल, इन सब में भी हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। लगभग 20 ग्राम ऑयल में हमारा 10 मिलीग्राम विटामिन ई प्रेजेंट होता है। और ये हमारे थोड़ा कम मात्रा में ही चाहिए, लेकिन ये भी चाहिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो ऑलिव ऑयल जो है उसमें कितना है हमारा, 20 मिलीग्राम के लगभग है। ग्रेप सीड्स में 15 के करीब है, कॉर्न में 48 के करीब है, वॉलनट में 23 है, सीसम में 29 है, पीनट में भी 29 है। अप्रोक्सीमेट मैं बोल रही हूँ, पूरा मैं इतना रीड नहीं कर रही हूँ। राइस में सिर्फ 7 है, सनफ्लावर में 75 है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें हम देख रहे हैं कि सनफ्लावर में है, तो यहाँ पर है। तो इसका काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा प्रोसेस जो होता है कि हमारे इसको मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए भी होता है, और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी है, हमारे इम्यूनिटी का हो गया, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, कैंसर में इसका बड़ा है, क्योंकि इम्यूनिटी को हमारे इम्प्रूव करके रखता है, एंटीऑक्सीडेटिव का रोल ये प्ले करता है। हमारी जो स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई जो फीमेल स्पेशली देखती हैं, है ना, कि अपने कुछ प्रोडक्ट्स में वो अपने फेस पे लगाती हैं कि हमारे जो स्किन जो है सही रहे, स्किन के लिए, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनी रहती है। और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट तो है ही। और ये बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है कि जो कि जब रिलीज होता है, जब कोई इंजरी होती है तो वहां पर, तो हमारे उस चीज को वहां पर हमें महसूस कराने के लिए, लेकिन ये उसके साथ मिलके फिर हमारे स्किन की इंटैक्टमेंट को बढ़ा देता है, और इससे बेटर हमारा रहता है कि इम्यून सिस्टम बेटर रहता है। और ये विटामिन ई डीएनए सिंथेसिस में है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसकी अगर कमी होगी तो अबॉर्शन के बहुत चांसेस हो जाते हैं, और इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी के भी चांसेस हो जाते हैं, और हमारे ये हाँ रेगुलेट्स इंटरसेलुलर सिग्नलिंग सेल जो हमारा जब मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है ताकि वो फंक्शनिंग हमारी ठीक से होती रहे। तो नॉट सीन डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऐसा उसमें नहीं है, लेकिन इसकी हमारे शरीर के अंदर बनी रहनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं, अगर 100 गुना भी आप ले लोगे तो इसकी कोई ऐसा टॉक्सिसिटी नहीं होती है। यूजुअली मिलता कहाँ से है, हमारे सीड ऑयल से मिलता है। अब है नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के की हमारा लास्ट जो है वो फैट सॉल्युबल है, और इसकी भी बहुत हमारे को इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड जो क्लॉट होता है, हम लोगों ने जब पढ़ा था ब्लड के बारे में ना, वो पढ़ा था हमने, अगर आपको ध्यान होगा, थ्रोम्बोसाइट्स हमारी प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्लॉटिंग के अंदर। तो उस क्लॉटिंग को करने के लिए हमें विटामिन ए की बहुत जरूरत पड़ती है। विटामिन के जो है हमारे क्लॉटिंग करता है ब्लड की, अगर ये नहीं होगा तो ब्लड बहता रहेगा जहां से भी कट लगा है, और हमारे में ब्लड लॉस हो जाएगा। तो विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन आपको याद होगा है ना, फिर हमारा वो थ्रोम्बिन को बनाता है, फिर हमारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना था, अगर कुछ कुछ याद आ रहा हो आपको। तो विटामिन के बेसिकली हमारा प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, जो कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग में प्रेजेंट होता है। और उसके साथ ही साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भी ये हमारे को इसकी प्रेजेंस जो रहती है। हमारी आंतों में भी बहुत कम मात्रा में ये जो है, जो हमारे आंतों में वहां से ये इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमारे हमेशा आंतों को आप साफ रखो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन यूजुअली हमारे सभी उसकी ही होती है, लेकिन इसकी विटामिन के की हमारा वहां से भी है। हम अपने ब्लड क्लॉटिंग का तो करते ही हैं, लेकिन ये हमारे इंटेस्टीन्स में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, वहां से भी इनका ये मदद करते हैं कि उसकी फॉर्मेशन में। और ये वैसे कहाँ से मिलता है हमें, हरी पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है। तो जैसे कि पालक है, मेथी है, मूली के पत्ते हैं, ये जरूरी है। तो इसके एब्सेंस में क्या होगा, हमें हेमरेजेस हो सकते हैं, ब्लड लॉस हो सकता है। अगर मतलब कट लगेगा तो इतनी जल्दी ब्लड रुकेगा नहीं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ओके, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है क्लॉटिंग विटामिन। ओके, अब शॉर्ट में हम देख लेते हैं। हमने विटामिन ए, डी, ई और के बारे में पढ़ा है। ए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन, इसके दो सोर्सेज हम मान के चलते हैं। कई बार हम रेटिनॉल विटामिन ए को ही कहते हैं यूजुअली। तो इसके रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन थे। रेटिनॉल हमें कहाँ से मिलता था, जो एनिमल सोर्सेज है ना, एनिमल सोर्सेज जैसे लीवर, एग यolk, क्रीम, बटर, घी। बीटा कैरोटीन हमें येलो वाली जो सब्जियां ज्यादा होती है, येलो रेडिश भी आप कह सकते हैं, तो गाजर है, टमाटर है ना, कद्दू था, हमने ये सब पढ़े। तो बीटा कैरोटीन जो भी येलो और ऑरेंज वेजिटेबल्स होते हैं, पपाया भी था, मैंगो भी थे, ये वहां से मिलते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे भी मिलते हैं। इसके दो सोर्सेज थे। ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो विजन जब हमारा रात में स्पेशली देखने में मदद करता है, हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आंखों में इसके बाइट डॉट स्पॉट्स हो जाते हैं, कॉर्नियल अल्सर हो जाते हैं अगर ये नहीं होगा तो, और नाइट ब्लाइंडनेस तो बीमारी है ही है। विटामिन डी हमारा क्या है, सनलाइट से हमें मिलता है, और एनिमल फूड से भी मिलता है, जो कि होते हैं बटर, फिश, लिवर ऑयल, एग वगैरह से। ये हमारे कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में और उसको मेंटेन करने में, उनकी डिपोजिशन में मदद करता है। इसकी एब्सेंस में कौन सी बीमारियां होती हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस इन द ओल्ड एज। विटामिन ई हमारी किसके लिए अच्छा था, हमारी स्किन के लिए, है ना, तो हमारे रिप्रोडक्शन उसके लिए बेसिकली। तो ये कहाँ से मिला था हमें, जो हमारे ऑयल सीड्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो कि हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं या होल ग्रेन्स हैं, डीपली वेजिटेबल्स में तो था ही, तो हमारे जो हमारे नट्स और ऑयल सीड्स होते हैं वहां से मिलता है। और ये हमारे बेसिकली प्रोटेक्शन जो हमारी करता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट। आप इतना शॉर्ट में समझोगे तो, प्रोटेक्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हमारे होते हैं। और विटामिन ए और सी की जो है
उनको भी उनके एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करता है। विटामिन के क्लॉटिंग हमारा अभी हमने देखा हरी पत्तेदार सब्जियों से भी मिलता है, और हमारे पेट के जो बैक्टीरिया से भी हमें ये मिलता है। जो हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, वो भी इसकी फॉर्मेशन में मदद करते हैं और क्लॉटिंग को ब्लड में ये हमारे को मदद करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए, सॉरी वाटर सोल्यूबल हमारे विटामिन की। समय क्या हो गया, अभी तो है हमारे पास, ओके। तो हमारे जो है नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कई सारे बी के ही विटामिन से ये मिलके बना होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पहला वाटर सोल्यूबल हमारा ये विटामिन बी है, ठीक है। तो 6 इसके ग्रुप में मेंबर है, इसमें जैसे लिखा है थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 भी है, ठीक है। इनकी डोजेस हमारी जो है निर्धारित करी गई है। तो पहला है B1। B1 का क्या नाम है, थायमीन। B1 को हम क्या कहते हैं, थायमीन। तो B1 जो है सबसे ज्यादा जो हमारे जो मिलता है कहाँ से, इसके जो सोर्सेज हैं एनिमल सोर्सेज भी हैं और हमारे क्या है, हमारे प्लांट सोर्सेज भी हैं। तो ये हमारे को B1 जो है ये अनाज से भी हमें मिलता है, और हमारे जो प्लांट फूड्स जो हमारे अनाज वहां से ज्यादा मिलता है। और जो दालें होती हैं, दालें मतलब साबुत दालें, ये हमारे सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ थायमीन के हैं। तो ये हमारे बेसिकली विटामिन B1 हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारे बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करता है। और जो एनिमल ओरिजिन इसका था वही हमारा कौन सा था, लीन मीट्स होते हैं, जिनमें कि मतलब फैट कम जो होता है, पोल्ट्री हो गया, एग योक हो गया, ये हमारे विटामिन B1 के सोर्सेज हैं। और हमारे यहाँ पर सीरियल्स और हमारे पल्सेस जो है यहाँ पे तो है ही। तो थायमीन हमारा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या काम है, ये हाँ कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज एंड इट्स स्टोरेज एज फैट। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जब हम उसको डाइजेशन जब होता है तो वो किस में फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है ना, फिर उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये ग्लूकोज जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वहां पर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और फिर उसको फैट के रूप में स्टोर कर दिया जाता है कि जब हमें जरूरत पड़े ज्यादा एनर्जी की तो ये हमें अवेलेबल करा देता है। तो ये हमारा विटामिन B1 का है, थायमाइन है। तो हमारे बॉडी के एनर्जी को मेंटेन करने में बेसिकली जो मदद करता है कि हमारे बॉडी के मेनली जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारा है नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इनको एनर्जी देने में मदद करता है ताकि हमारी बॉडी कभी भी थके नहीं, रुके नहीं, प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहे। तो B1 इज वेरी वेरी नेसेसरी, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी है, और हमारे डाइजेशन के लिए तो है ही है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके जो क्या करेगा, तो ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या दिक्कत होगा, जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो है ना वहां पे एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी, वहां पे जो उनकी सिक्रीशंस अच्छे से नहीं बनेंगी, तो क्या होगा, हमारी भूख कम हो जाएगी, पेट में जो भी प्रॉब्लम है हमारे को इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हमारा पेट की गड़बड़ रहेगी। नर्वस सिस्टम भी हमारे जो एनर्जी कॉन्टिन्यूएशन में हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो भी बिना थके बिना रुके काम, चाहे हम सोते भी हो तब भी कोई मैसेज का आदान प्रदान है, वो हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करके रखता ही है हमेशा। तो हमारे को एनर्जी का तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारा दिमाग क्या होगा, हम थके थके रहेंगे, और जो है किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हमारे जो नर्व सेल्स डैमेज हो सकते हैं, और अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दर्द होगा या पैरालिसिस भी हो सकता है। और हार्ट के लिए तो ये है ही अच्छा हमारा, क्योंकि वहां की जो एनर्जी भी चाहिए उसको हमारे को नॉन स्टॉप धड़कने के लिए भी हमारे आर्टरीज की जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं और हमारी वेन्स हैं, उनका भी हमेशा जो वॉल्स जो है स्ट्रांग रहनी चाहिए। और नहीं होगा तो वो प्रॉपर फ्लो ब्लड नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है।
तो ये B1 का हमारा है। तो सोर्सेस क्या है हमारे, दालें हैं हमने अभी देखा, और अनाज है। तो दालें में हमारे ऑयल सीड्स और नट्स वगैरह भी हैं, और अनाज में हमारे चावल है, गेहूं है ना, ये सब है। और हमारे फ्रेश फूड मतलब हमारे जो नॉन वेज जो हमारे सोर्सेज जो होते हैं वो है पोर्क है, लिवर जो कि शीप का या बाकी फिश एग वगैरह से भी मिलते हैं, और हमारे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी मिलते हैं, जैसे कि फ्रेश पीज है, हमारी जो मटर होती है, बीन होती है, शिमला मिर्च है, सीताफल है ना, इन सब में भी हमारे रहता है। और दूध में भी बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि हम मिलीग्राम मतलब 100 अगर 100 उसमें के हिसाब से हमारा हो, मिलीग्राम के हिसाब से उसमें कितनी क्वांटिटी रहती है, तो हमारे बहुत कम कम मात्रा में चाहिए, लेकिन B1 भी हमारे को ये जरूरी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी कार्बोहाइड्रेट की पाचन में मदद करता है। और अगर इसकी कमी होती है तो हमारे को कौन सी बीमारी होती है, अभी तक बीमारी का नाम नहीं आया या अब आएगा। अगर इसको कमी हो जाती है तो हमें भूख ठीक से नहीं लगेंगी, हमारी मसल्स ठीक से काम नहीं करेंगी, है ना, और उल्टी का मन उल्टी भी हो जाएगी, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। तो अभी हमने देखा चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी सी रहेगी, हमें मतलब थके थके से डर सा रहेगा, कंफ्यूजन सी रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके कमी की वजह से हमें जो बीमारी होती है वो होती है बेरी बेरी। कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। B1 की कमी से होती है बेरी बेरी, जिसमें कि हमारे नर्व्स में जो है हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि हमें क्या हो सकता है, हमारी पैरालिसिस तक हो सकता है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स ठीक से काम नहीं करेंगी तो कॉन्स्टिपेशन है या हमें इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये हमारे बेरी बेरी बीमारी ना हो, इससे बचने के लिए हमें विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमीन, ये याद रखेंगे, थायमीन। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का क्या काम है, राइबोफ्लेविन बेसिकली हमारा B1 के बाद ऑब्वियसली हुआ होगा, तो ये हमारे जो यीस्ट जो खामन जिसको बोलते हैं ना, वहां से इसका जो इजाद हुआ होगा, जो उन्होंने ढूंढा था। तो इसको इट्स अ येलो ग्रीन फ्लोरोसेंट पिगमेंट कंटेनिंग द शुगर राइबोज। तो इसके जो खाने में ना हमारा जो शुगर मिला था वो पीला सा हरा सा था, जो कि पिगमेंट उसके हिसाब से था, नाम इसका राइबोज रखा गया, फिर उसी के नाम के आधार पे इसका राइबोफ्लेविन रखा गया। ये पानी में थोड़ा सा कम सॉल्युबल है बनिस्बत B1 के, और ये गर्मी में ज्यादा देर तक रह जाता है। तो जैसे कि हमारे जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं तो ये उसमें रह लेता है काफी देर तक, पर ये जब हमारा जो सूरज की रोशनी में काम इतना नहीं करता है। तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ मिल्क, जो हम दूध अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में काफी देर छोड़ देते हैं तो ये हमारा यहाँ पर नष्ट इसमें हो जाता है। इसका काम बेसिकली क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस और प्रोटीन बिल्डिंग में काम करता है, जो कि प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काम करता है। तो ये हमारे सेल एंजाइम्स में बेसिकली मदद करता है कि वो ठीक से काम करें, ताकि हमारे बॉडी की जो बाकी की फंक्शनिंग है वो ठीक से होती रहे। तो ये हमारी सेल के जो एंजाइम्स होते हैं वो ठीक से काम करें, B2 का उसमें राइबोफ्लेविन का उसमें काम रहता है। और ये मिलता कहाँ से है, ये हमारे अच्छे सोर्सेज हैं। ये हमारे टिश्यू हेल्थ के लिए, जो मैं बोल रही हूँ सेल मेम्ब्रेन के लिए, टिश्यू हेल्थ के लिए जितने भी हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के लिए जरूरी होता है। ये एनिमल और प्लांट लाइफ दोनों में ही बेसिकली जरूरत होता है, और हमारे यहाँ पर इसको सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस के लिए होता है। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, हमारा जो है वो है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स। जैसे अभी हमने दूध की बात करी ना कि अगर धूप में छोड़ देंगे तो वो फिर खराब हो जाता है, इसलिए हम इसको ज्यादा देर नहीं छोड़ते, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम इसको जो है अपना से अंदर ही उसमें रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। दूध से बनी हुई चीजों में होता है, जैसे दही में, छाछ में, ठीक है। लेकिन ये हमारा मक्खन में, घी वगैरह में नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये मक्खन घी में नहीं होता है। जैसे हम
इसके और जो सोर्सेज है, एनिमल सोर्सेज हैं, वो है हमारे लिवर, किडनी ऑफ जो को भी एनिमल और बर्ड्स वगैरह के हैं, वहां से भी मिलता है। हमें दालों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से भी ये हमें मिल जाता है। और जो थोड़ा बहुत जो हमें मिल पाता है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारे जो अनाज होते हैं, जो हमारी रूट्स मतलब जैसे कि हमारे गाजर है, मूली है, कुछ फल है, वहां पर उनमें कम मात्रा में रहता है। तो ये हमारे जो दूध तो सबसे अच्छा सोर्स इसका है ही, ठीक है ना। तो अगर इसकी कमी होती है तो ये हमारे कहाँ पे ज्यादा इफेक्ट करता है, ये हमारे स्किन के उस पे भी करता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे बेसिकली हमारा करता है। तो हमारी आंखों के पास, हमारे लिप्स हैं, जीभ, ये सब हमारे ना यहाँ पे इस पे जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में नहीं रहेगी तो हमारी आंखें, हमारी स्किन, नर्व्स, इनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी आईलिड्स हैं, यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो बिल्कुल रूखी सी, बेजान सी हो जाएंगी और एकदम ज्यादा धूप को सहन नहीं पाएंगी, ठीक है। तो फोटोफोबिया हो जाएगा, मतलब रोशनी से बड़ा डर लगेगा, जैसे सूरज में वो नहीं चुंधिया जाएंगी बहुत, उससे ना उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। स्किन में काफी चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, मुंह के पास, लिप्स के पास, आंखों के पास, टंग पे बिल्कुल ना स्किन जैसे कटी कटी सी, फटी फटी सी, क्रैक्स पड़ जाएंगे, पेन होगा। जीभ भी जो है ना सूजी मोटी सी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो है ना किलोसिस, जो मतलब मुंह के आसपास जैसे हमारे वो कटे फटे को, उसको हम बोलेंगे एंगुलर स्टेमेटाइटिस, हमारे मुंह के अंदर जैसे छाले जो हो जाते हैं। नेजोलेबियल मतलब नाक हमारी है ना, उसके साइड के जो है ना ये कटे कटे, जहाँ फोल्ड्स आएंगे ना, आप समझो जैसे जहां दोनों लिप्स मिल रहे हैं वहां पे कटा हुआ हो जाएगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस नेजोलेबियल में है। स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, जो स्क्रोटम एरिया जो होता है ना मेल्स में, वहां पर जहाँ फोल्ड्स जहाँ पे स्किन के आएंगे ना, वहां से कटनी शुरू हो जाती है, रिपेयरिंग हो नहीं पाती फिर इसकी। तो ये हमारे प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। बालों में भी कई बार रूखे बेजान बाल इससे हो जाते हैं। तो इससे हमारी जो थी B2, ठीक है। यहाँ पर हम बीमारी जो अगर हम बोलेंगे तो बीमारी का हम एक बार बोलेंगे किलोसिस बोल देंगे, ठीक है। किलोसिस इससे होती है, जैसे B1 में हमने देखा था बेरी बेरी होती है, B2 में हम देखेंगे किलोसिस बीमारी हो जाएगी, एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी। B3 है नियासिन। टाइम बता दे मुझे एक बार, मैं बी को कंप्लीट कर देती हूँ आज, विटामिन बी को। B3 का नाम है नियासिन, ओके। नियासिन या शॉर्ट में हम इसको नियासिन बोलते हैं, बाकी इसका पूरा नाम है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड पूरा नाम है, वहां से शॉर्ट में हम इसको नियासिन कह देते हैं। तो ये हमारे ये भी कार्बोहाइड्रेट की पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है हमारा, और बाकी मेंबर्स की तरह ये हमारा भी वाटर सॉल्युबल हमारा विटामिन है। ये हमें जो मिलता है हमारे मीट, फिश, पोल्ट्री, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स और ऑयल सीड्स, एनिमल और प्लांट सोर्सेस दोनों ही हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट बात ये बताइए, नियासिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर भी जो है ये हमारे जो एक अमाइनो एसिड के द्वारा भी बन जाता है। तो लेकिन जो दूध, जैसे हमारा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि वो हमारा उस ट्रिप्टोपैन में रिच तो होता है, लेकिन वो नियासिन में रिच नहीं होता। दूध जो हमारा यहाँ पे मीट, फिश वगैरह के उसमें है ना, तो वहां पर क्या होता है कि जो दूध में हमारा जो प्रोटीन प्रेजेंट है ट्रिप्टोपैन, वो कन्वर्ट होता है नियासिन में। तो कई बार कुछ ऐसे सोर्सेज में इनडायरेक्ट वे में नहीं होते हैं, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं। उसको चेंज होने के लिए फिर हमें कुछ बाकी उसकी मदद होती है, वो उसको जो है चेंज कर देती है। और इसका नियासिन का बेसिकली काम क्या होता है, ये हेल्प करता है एंजाइम्स के, उसमें ये काम करता है ताकि हमारे कार्बोहाइड्रेट की जो है हमारे को पाचन हो और वो एनर्जी दे। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो इससे बेसिकली हमारे ये जो कुछ एंजाइम्स बनते हैं जो कि हमारे पाचन में मदद करते हैं, हमारे टिश्यू की रिपेयरिंग में,
हमारे उनके सिंथेसिस में ग्लूकोज का तो है ही, अभी हमने बोला कि एनर्जी को देने में मदद करता है। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एनर्जी देने में ये हमारे को हेल्पफुल है। और प्लांट सोर्सेज एनिमल सोर्सेज दोनों से ही मिलता है, और सबसे अच्छा जो इसका सोर्स है वो है ग्राउंड नट्स, मूंगफली जो होती है प्लांट फूड में, और हमारे एनिमल सोर्सेज में लीवर से ये बहुत वो मिलता है। तो दोनों सोर्सेज ये इसके रिचेस्ट होते हैं। तो जहां जैसे जिसका भी भोजन है उसको वहां से उसकी मात्रा पूरी मिल जाती है। मिल्क में इसके बहुत कम सोर्सेज होते हैं नियासिन के, उसमें ट्रिप्टोपैन होता है, वो फिर चेंज होके हमारा नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसकी कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है? पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है कि हमारे जो स्किन के अंदर रैशेस हो जाते हैं, और हमारे कुछ पेट के भी उसमें प्रॉब्लम होती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, कई बारी उसमें हमारे को दस्त लग जाते हैं, पेट की दिक्कत होती है, और उसको थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब भी होते हैं। तो पेलेग्रा रोग जो होता है वो हमें B6 नियासिन की वजह से हो जाता है। तो मेन 3 सिस्टम पे इफेक्ट करता है, स्किन पे, GIT पे और नर्वस सिस्टम पे। तो स्किन से हमारे को रैशेस है, ईच है, जलन वगैरह होती है। GIT में हमें भूख नहीं लगेगी, हमें डायरिया भी हो जाता है। नर्वस चेंजेस में डिजीनेस, चक्कर से आना महसूस होना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, डर, है ना, डिप्रेशन, भुलक्कड़पन, ये सब होते हैं। उसके बाद डिमेंशिया नामक रोग, जो भी भुलक्कड़पन से ही रिलेटेड है। तो पेलेग्रा हमारे जो है रोग B6 नियासिन से, निकोटिनिक एसिड से होने के जो है चांसेस है। और ये वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। जो ज्वार अपना मेन, हमारे में तो जैसे गेहूं है, कई जगह पे चावल है, जो ज्वार ज्यादा खाते हैं उधर ये देखा मिला है कि उसके अंदर शायद उसकी डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो ये पेलेग्रा रोग उधर उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। तो हमने देखा थायमीन था हमारा B1, राइबोफ्लेविन था हमारा B2, और निकोटिनिक एसिड था हमारा B6। ये कॉमनली हमारे 3 जो है बी कॉम्प्लेक्स, हम इनको मान के चलते हैं। इनकी हमारी जो डोज होनी चाहिए वो हमारी जो है पर 1000 किलो कैलोरी के हिसाब से, थायमीन हमारा 0.5 माइक्रोग्राम मिलीग्राम है, राइबोफ्लेविन 0.6 मिलीग्राम है, और निकोटिनिक एसिड सबसे ज्यादा 6.6 मिलीग्राम है। अब लास्ट इसमें में हमारा है B5, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से 8 बज चुके हैं, इसको फिर हम कल लेते हैं। अभी हमारे ये रहते हैं। तो अभी मैं यहीं पे विराम देती हूँ, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए।